नमस्कार दोस्तों, मैं विमल यादव। जैसा कि मैंने पहले एक वीडियो अपलोड किया था और उसमें मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिला आप सबके सहयोग से, आपके इतने प्यार और दुलार से। तो मैं उसी के क्रम में अपना नेक्स्ट वीडियो डालने जा रहा हूँ, द क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजी। इस चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कि जो है जंतुओं और पादपों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं, क्लासिफिकेशन में आपने द्विनाम पद्धति की जन्मदाता कैरोलस लिनियस के बारे में सुना होगा। कैरोलस लिनियस को डबल नॉमेनक्लेचर सिस्टम का जनक भी कहा जाता है, यानी कि उन्हें द्विनाम पद्धति का जन्मदाता कहा जाता है। कैरोलस लिनियस जो थे साइंटिस्ट थे, ये कैरोलस लिनियस, इन्होंने कई सारी बुकें लिखी थी, लेकिन इनकी सबसे बढ़िया ज्यादा और सबसे फेमस बुक थी सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी सिस्टेमा नेचुरी के अंतर्गत इन्होंने बताया कि देखिए धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे जीवों के जातियों का ज्ञान हमको ज्यादा होता जाता है, हम एक से अधिक या कह लीजिए 1000 या 2000 या कह लीजिए लाखों जातियां जब हो गई, तो इतनी ज्यादा जातियां जब हो गई तो इनका एक सीरियल वाइज अध्ययन करना हमारे लिए बहुत कठिन कार्य हो गया। इन जंतुओं का अध्ययन करना बहुत कठिन कार्य हो गया। इसके लिए हमने इनका अध्ययन करने के लिए जो है एक पद्धति का प्रयोग किया। इसके पहले माना जाता है कि त्रिपद्धति भी आई थी, उसके बाद द्विनाम पद्धति आई। द्विनाम पद्धति के अंतर्गत जैसे मान लीजिए मानव है, जैसे मानव है तो मानव का जो वैज्ञानिक नेम होता है, जूलॉजिकल नेम कह लीजिए आप, जूलॉजिकल नेम जो होता है उसको कहा जाता है होमो सेपियंस। तो ये होमो सेपियंस, इसमें दो वर्ड छुपे हुए हैं, एक है होमो, एक है सेपियंस, है ना। तो आपने पढ़ा भी होगा या आप जानते ही होंगे कि क्लासिफिकेशन की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है, क्या होती है, स्पीसीज यानी जाति होती है ना। तो ये जो ये जो शब्द है ये जाति है और ये क्या है, वंश है। तो किसी भी जीव का नाम रखने के लिए जो है कैरोलस लिनियस जी ने, जो कि साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने किसी भी जंतु के नाम के लिए दो बेस बनाए, दो आधार बनाए। उन्होंने किसी भी जीव के पहले नाम को वंश के आधार पर और दूसरे को जात के आधार पर रखा। ऐसे ऐसे इनकी जो पद्धति थी, सिस्टम था, ये प्रचलित हुई। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले उन्होंने क्लासिफिकेशन क्या किया था। वर्गीकरण में देखिए जितने भी जीव हैं सबसे पहले उनको मात्र दो ही जगतों में बांटा गया था, एक जंतु जगत, दूसरा वनस्पति जगत, जिसके बारे में आपको बता चुका हूं। देख लीजिए, फिर से बताता हूं आके। तो कैरोलस लिनियस ने जब वर्गीकरण किया तो उन्होंने बताया कि देखिए जितने भी जीव हैं हम उनको सिंपल रूप में दो पार्टों में बांट सकते हैं। पहला पार्ट क्या है आपका, जंतु जगत, और दूसरा क्या है, वनस्पति जगत। जंतु जगत के अंतर्गत जो है इन्होंने बताया, आगे चल करके सबसे पहले देखते हैं हम जंतु जगत और वनस्पति जगत में जब इनको बांट दिया जाता है, इसमें सिर्फ जंतुओं का अध्ययन किया जाता है और वनस्पति जगत के अंतर्गत वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। जंतु जगत का मतलब ऐसे प्राणी आएंगे या ऐसे जीव आएंगे जिसमें, जो कि ऐसे प्राणी होंगे जो कि अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, अर्थात परपोषी होते हैं, है ना, हेट्रोट्रॉपिक। और ऐसे जंतु जो कि अपने भोजन के लिए स्वयं पर निर्भर होते हैं, अर्थात सूर्य के प्रकाश को लेकर के, क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऐसे जंतुओं को हम सपोषी अर्थात ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जीव कहते हैं। वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उनको हमने वनस्पति जगत के अंतर्गत रखा। जंतु जगत के अंतर्गत आप जैसे देख सकते हैं, सिंपल हम लोग मानव हो गया, है ना, कुत्ता है, बिल्लियां हैं, जो भी कुछ ले लीजिए आप, सारी चीजें। वनस्पति जगत के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा जैसे पेड़ पौधे हो गए, हरी सब्जियां हो गई, जितनी भी चीजें हैं। तो जंतु जगत के अंतर्गत सबसे पहले देख लीजिए। इसके बाद फिर आते हैं आर एच व्हिटेकर जी।
RH व्हिटेकर जी एक साइंटिस्ट आते हैं, व्हिटेकर जी आते हैं। तो वनस्पत जगत के बारे में आपको अलग से फिर से बताऊंगा, बढ़िया से स्टार्ट से बताऊंगा। आर्च व्हिटेकर जी आते हैं। एक चीज मैंने इसमें छोड़ दिया था उस दिन, वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत जो वनस्पति जगत का जिसे जनक कहा जाता है, थियोफ्रेस्टिस जी ने जो बुक लिखी थी उसका नाम था हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। ये बुक थी उनकी। आइए फिर से देखते हैं। तो RH व्हिटेकर जी ने ये दो जगत पढ़ा ली थी। इसको दिया था, किसने दिया था? इसको दिया था, ये दो जगत पढ़ा ली थी, इसको दिया था कैरोलस लीनियस ने। और RH व्हिटेकर जी ने फिर दी 5 जगत प्रणाली। 5 जगत प्रणाली कौन कौन सी? एक मोनेरा, दूसरी प्रोटिस्टा, तीसरी फंजाई, या जिसे हम जगत कवक के नाम से भी जानते हैं, है ना, इंग्लिश में इसको हम मोनेरा लिख सकते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, इसको हम फंजाई बोल सकते हैं, फंजाई। और एक है पादप जगत, इसको इंग्लिश में बोलते हैं किंगडम प्लांटी। और 5वां जगत है जिसे हम कहते हैं जंतु जगत। इसको हम किंगडम नाम देते हैं, किंगडम एनिमालिया। ठीक है, एनिमालिया। तो मोनेरा के अंतर्गत हम आते हैं। देखिए इसमें एक वर्ड आ रहा है मोनो शब्द। मोनो का मतलब हो गया एक, तो इसमें एक कोशिकीय जीव जैसे आप जानते हैं रखा गया है ब्लू ग्रीन एल्गी। किसको रखा गया है? ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरित शैवालों को रखा गया है। इसका जो लक्षण होता है नीले हरे शैवाल को रखा गया है। और जीवाणु को भी रखा गया है, जीवाणु बैक्टीरिया को रखा गया है, नीले हरे शैवालों को रखा गया है। बैक्टीरिया को हिंदी में जीवाणु कहा जाता है, नीले हरे शैवालों को इंग्लिश में कहा जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी। और एक पॉइंट और को बताता हूं मैं, इनको कहा जाता है कि जितने भी जगत मोनेरा के जंतु होते हैं, किंगडम मोनेरा के जंतु होते हैं, वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। ठीक है ना, प्रोकैरियोटिक। और ठीक इसी प्रकार यदि हम प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं, जगत प्रोटिस्टा में आते हैं, तो जगत प्रोटिस्टा में सबसे ज्यादा फेमस अगर जंतु की बात करें हम, तो आपका है अमीबा। क्या है? अमीबा है। अमीबा को हम पूरा नाम अमीबा प्रोटियस के नाम से भी जानते हैं, अमीबा प्रोटियस। अमीबा क्या होता है? अमीबा पूछा भी जाता है कि क्वेश्चन बार बार बनता है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है कि अमीबा का आकार कैसा होता है। तो प्यारे बच्चों, अमीबा का कोई भी आकार नहीं होता है। यदि आप अमीबा का आकार बनाना चाहो तो अमीबा जो होता है वह अपने आकार को अनियमित रूप से चेंज करता रहता है, बदलता रहता है। तो देख लीजिए ध्यान से, जो अमीबा होता है, देखिए मान लीजिए अनियमित आकार है इसका। ये इसमें होता क्या है, एक तरफ जो इसका स्यूडोपोडिया होगा, स्यूडोपोडिया वो बाहर की ओर निकला हुआ होता है। स्यूडोपोडिया का मतलब जैसे हम में चलने के लिए पादाब होते हैं, वैसे अमीबा में चलने के लिए जो पैर होते हैं, पादाब या जो भी अंग होते हैं, उनको हम स्यूडोपोडिया नाम देते हैं, स्यूडोपोडिया नाम देते हैं। समझ आ रहा है बच्चों? स्यूडोपोडिया। और बीच में यहाँ पे इनका न्यूक्लियस होता है। इसके अलावा कॉन्ट्रेक्टाइल वैपुल्स, जो बड़ी सी संकुचनशील धानी होती है ना, पराशर बेसन नियंत्रण का काम करती है। छोटे छोटे रिक्तिकाएं होती हैं, केंद्रक आप जानते ही हैं। मुख्य इनका जो है जननी के आनुवंशिक पदार्थ जो होते हैं केंद्रक में ही पाए जाते हैं। तो अमीबा किस जगत का प्राणी है? प्रोटिस्टा जगत का प्राणी है। अमीबा के अलावा इस जगत में अमीबा है, युगलीना है, अमीबा है, युगलीना है, पैरामीशियम है,
आज सारे के सारे जंतु इसी में आते हैं। यूग्लिना है, पैरामीशियम है, पैरामीशियम। एक वर्ड आपके दिमाग में आ रहा होगा कि प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो वर्ड होते हैं। तो कहा भी जाता है कि जो प्रोटिस्ट होते हैं, प्रोटिस्ट, इनको हम यूकैरियोटिक के नाम से जानते हैं, यूकैरियोटिक के नाम से जानते हैं। ये यूकैरियोटिक क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, मैं आपको इसको डिटेल से बता देता हूं। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है, और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक वर्ड जो है ये दोनों ही ग्रीक भाषा से लिए गए हैं, लैटिन भाषा से। देख लीजिए प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक अगर हम तोड़ते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि लैटिन भाषा है वो और ग्रीक भाषा का शब्द है, तो हम देखेंगे जब इसको तोड़ते हैं तो ये प्रो है ना, प्रो और कैरियन में चेंज हो जाता है। अब इस प्रो का मतलब होता है प्राइमिटिव, इंग्लिश में प्राइमिटिव। क्या होता है बच्चों, प्राइमिटिव। और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। क्या होता है, न्यूक्लियस। प्राइमिटिव का मतलब होता है आभासी, या कहीं कहीं पर आपको किसी किसी बुक में आद्य लिखा भी मिलता है। इनके हिंदी भी नाम होते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के, लेकिन ज्यादा करके आपको बुकों में यही मिलते हैं, इसलिए मैं इंग्लिश ही बता रहा हूं। आभासी। और न्यूक्लियस का मतलब होता है केंद्रक, है ना, अर्थात ऐसे जीव जिनमें भी आभासी केंद्रक पाए जाएंगे, यानी कि वास्तविक रूप से केंद्रक नहीं पाया जाएगा, उन समस्त जीवों को हम क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक जीव कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप देख लीजिए, जैसे कि आपने पढ़ा होगा नीले हरे शैवाल हैं, जीवाणु हैं, सारे सारे इनमें क्या है, वास्तविक रूप से केंद्रक नहीं पाया जाता है। इनमें जो केंद्रक होता है, अर्थात केंद्रक में जो पाया जाता है कि अनुवांशिक पदार्थ ही पाया जाता है, तो अनुवांशिक पदार्थ मात्र इसी केंद्र में मतलब ऐसे ही घिरे हुए होते हैं, है ना। अर्थात जो इनका केंद्रक होता है, केंद्रक मान लीजिए ऐसे है ये केंद्रक, है ना, केंद्रक पर, केंद्रक के चारों केंद्रक कला नहीं पाई जाती है, कोई भी केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। अर्थात इनकी जो कोशिका होती है वो केंद्रक विहीन होती है, आभासी केंद्रक होता है। इसीलिए हम ऐसे जीवों को ही क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं। और दूसरा एग्जांपल है, जो यूकैरियोटिक शब्द है या दो वर्डों से मिलकर बना है, यू और कैरियन से। यू का मतलब होता है ट्रू, अर्थात वास्तविक यानी कि सत्य, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियस। ट्रू का मतलब हो जाएगा वास्तविक, वास्तविक, और न्यूक्लियस का मतलब हो जाएगा केंद्रक। अर्थात ऐसे जीव जिनमें केंद्रक वास्तविक रूप से पाया जाएगा, अर्थात जिनके अनुवांशिक पदार्थ जो होते हैं एक केंद्रक के बीचों बीच में पाए जाते हैं, होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक जीव कहते हैं। जैसे समस्त अस्तनी जो हैं, ये समस्त जो जीव हैं, लगभग जीवों को आप कुछ पादपों को छोड़ दीजिए, है ना, जीवाणुओं को छोड़ दीजिए, नीले शैवालों को छोड़ दीजिए, तो समस्त जीव लगभग लगभग क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। आगे चलते हैं हम, ये जो कवक होते हैं, कवक, कवक की बात करें हम, कवक जो होते हैं, कवक ये अप्रकाश संश्लेषी होते हैं, अर्थात ये इनको जीने के लिए, जीवित रहने के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, ये बिना प्रकाश के ही अपना भोजन बनाते हैं। और यह भी क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। कवक, कवक या फफूंद आपने सुना होगा, ये प्रायः सड़े गले मृत कार्बनिक स्थानों पर उगते हैं, पाए जाते हैं। जैसे आपने मशरूम का नाम सुना होगा, अगेरिकस का नाम सुना होगा, तो ये इसमें आते हैं। इनका लक्षण क्या होता है, ये अप्रकाश संश्लेषी होते हैं, अप्रकाश संश्लेषी, संश्लेषी, अर्थात इनमें क्लोरोफिल भी नहीं पाया जाएगा, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। सिंपल। अगर आप प्लांटी की बात करें, यानी कि किंगडम प्लांटी में क्या क्या चीजें रखी जाती हैं, तो प्लांटी के अंतर्गत यानी कि पादप जगत के अंतर्गत, मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में जब अरस्तु ने खोजा था, लगभग 400 से 500 जातियों को खोजा था, तो पादप जगत के अंतर्गत वे समस्त लगभग शैवालों को रखा गया है और समस्त जीवों को रखा गया है जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल उपस्थित होता है, क्लोरोफिल उपस्थित होता है, और वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं।
ठीक है। अगला जगत है जंतु जगत। इस जंतु जगत के अंतर्गत बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, कंपटीशन में आप जाएंगे जंतु जगत से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इसमें पूछा जाता है, अभी इस जंतु जगत को कई सारे जो है उपसंघों में बांटा जाता है, उपसंघों में बांटने के बाद गणों में बांटा जाता है, उसके बाद फिर इनके क्या कहते हैं संघ होते हैं, फाइलम, 10-10 फाइलम होते हैं, इन्हीं की चलते हैं। तो उस फाइलम के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, जैसे है प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, नाइडेरिया, है ना, सारे सारे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, कार्डेटस बनते हैं। तो जंतु जगत के अंतर्गत उन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। आपसे कोई पूछे कि बताइए मनुष्य किस जगत का जंतु होता है, आप बता सकते हैं जंतु जगत का होता है मनुष्य, ब्रह्मांड का सर्वाधिक चतुर प्राणी है। तो इसके अंतर्गत लगभग चतुष्पादीय जंतुओं या इसका जो लक्षण होता है, इसके अंतर्गत पाए जाने वाले सभी जीव, सारे के सारे जीव जो होते हैं परपोषी होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में और अधिक जानकारी के साथ।